हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम तमन्ना और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीटीई के सेक्शन 1 के बारे में। तो पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पीटीई एग्ज़ाम का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि एग्ज़ाम होता क्या है, पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कितने टाइम का होता है और इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड देन अब मैं बनाने जा रही हूँ कुछ सेक्शनल वीडियोज़ हर पार्ट की कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे सॉल्व करने हैं। मैं आपको एग्ज़ाम के टाइप के क्वेश्चंस दिखाऊंगी एंड आप उनको सॉल्व कैसे करते हो, बेसिकली कौन सी ट्रिक्स फॉलो करके आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में। पार्ट 1 जो इस एग्ज़ाम का होता है वो होता है अबाउट स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो कि अराउंड आपका 60 मिनट्स चलता है। कुछ आपसे स्पीकिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कुछ राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूँगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है ये है अल्फ़ा पीटीई ऐप की या फिर वेबसाइट कह सकते हो, जो मैंने यूज़ करी थी अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे ही ये इसका होम पेज है, जैसे ही आप इस प्रैक्टिस वाले पार्ट पे जाओगे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि इसमें लिखा हुआ है स्पीकिंग में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइटिंग में ये सारे आते हैं, रीडिंग में ये सारे आते हैं एंड देन लिसनिंग में ये सारे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग के साथ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन टाइप होता है रीड अलाउड दिस वन। तो रीड अलाउड में बेसिकली ये मैं पहले भी आई थिंक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें आपके सामने एक इस तरह का एक पैराग्राफ आता है। आपके पास 30 से 35 सेकंड का टाइम होता है, जिसमें आप इसको रीड करके देख सकते हो अपने मन में। बेसिकली जितने भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, थोड़े से टिपिकल वर्ड्स होते हैं, इस टाइम पे आप उनको खुद से प्रोनाउंस करके देख सकते हो। आपको ध्यान रखना है कॉमा और फुल स्टॉप कहाँ पे है। एंड देन जैसे ही ये यहाँ पे टाइमर चल रहा है, जैसे ये टाइम ख़त्म होता है अपने आप माइक्रोफोन ऑन हो जाता है। तो जब माइक ऑन होगा आपको इसमें करना क्या है, आपको सिंपली ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक रीड करके सुनाना है। अब इसमें आपको, अब जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, अभी मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बीच में पॉज नहीं लेने, आपको बीच में रुकना नहीं है। आपको कॉन्टिन्यूस एक काफ़ी अच्छी स्पीड में इस पूरे को रीड करना है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पीड आपकी इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप वर्ड्स को ही स्किप कर दो या मिक्स कर दो या फिर वर्ड्स आपके क्लियरली सुनाई ना दें। बट आपको इतनी फास्ट रखनी है कि आपकी जो फ्लुएंसी के मार्क्स हैं वो आपके अच्छे रहें। दूसरी चीज़, प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना है। आपको कोशिश करनी है जितना हो सके आप वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करो, सही से बोलो जिस तरह से वो बोले जाते हैं। थर्ड चीज़, जहाँ पे भी जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है या कॉमा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉज लेना है। कितना पॉज कि वो 3 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। ये तो जब आप स्टार्ट भी करोगे 3 सेकंड से ज़्यादा का पॉज लेते हो तो माइक वहीं पे बंद हो जाता है। तो 3 सेकंड से ज़्यादा का पॉज कहीं भी नहीं लेना, आपको कॉन्टीन्यूस बोलना है ये पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। जहाँ भी कॉमा आता है एक हल्का सा पॉज एंड जहाँ भी फुल स्टॉप आता है वहाँ भी एक हल्का सा पॉज। तो ट्राई करते हैं ये वाला। मैं इसको रीस्टार्ट करती हूँ। ठीक है। The bill calls for the establishment of the National Landslide Hazards Reduction Program within 1 year of becoming law. The program serves numerous functions, including to identify and understand landslide hazards and risks, reduce losses from landslides, protect communities at risk of landslide hazards, and improve communication and emergency preparedness. Stop. ठीक है, देखते हैं सबमिट करके। तो स्कोर इसमें जो ये शो कर रहा है, स्पीकिंग में इट इज़ 76 एंड रीडिंग में इट इज़ 82 आउट ऑफ 90, विच इज़ आई थिंक इज़ अ गुड स्कोर। आप अबव 7 इसमें स्कोर कर सकते हो। ये वाला पार्ट आपका काफ़ी स्कोरिंग होता है, रीड अलाउड वाला। आप जो मैंने बोला उसमें आप देख सकते हो मैंने फुल स्टॉप और कॉमा के टाइम पे कहाँ पे पॉज लिए हैं एंड इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो इस टाइप के जो रीड अलाउड के क्वेश्चंस हैं ये आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड हाँ, ये वेबसाइट लाइक अच्छी वेबसाइट है। इसमें ये रीड अलाउड के अराउंड 1000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एंड एग्जैक्टली एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो या प्रैक्टिस कर करके देख सकते हो एंड ये यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो आपको स्कोर भी दिख जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो रीड अलाउड वाला हो गया। देन आपके पास आता है रिपीट सेंटेंस।
तो रिपीट सेंटेंस में आपको क्या करना होता है कि After considering all, आपके सामने ये 2-3 सेकंड की रिकॉर्डिंग चलेगी, यहाँ पे आपको ध्यान से सुननी है एंड देन आपको वो रिपीट करनी है, ठीक है। ऐसा भी मत करना कि बिल्कुल रिकॉर्डिंग ख़त्म होते एक साथ आप बोलने लग जाओ, इसमें हो सकता है कि कुछ वर्ड आपकी स्टार्टिंग वाले मिस हो जाएं। आपको ये पूरा ध्यान से सुननी है, 1-2 सेकंड सोच लो, 3 सेकंड से ज़्यादा मत सोचना, 1-2 सेकंड सोच लो एंड देन उसको लाइक माइंड में आप डिकोड कर सकते हो कि इसने एग्जैक्टली बोला क्या है एंड देन फिर आपको वो रिपीट करना है, ठीक है। ट्राई करते after हैं। considering all the options, she decided to take the risk. आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द ऑप्शंस शी डिसाइडेड टू टेक द रिस्क। सबमिट एंड देन आप देख सकते हो लिसनिंग में इट्स 90 on 90 एंड स्पीकिंग में इट्स 82 out of 90 विच इज़ आई थिंक इज़ अ गुड स्कोर। तो इस तरह के भी आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गए स्पीकिंग के आपके पहले 2 तरह के क्वेश्चंस। देन हम आते हैं डिस्क्राइब इमेज पर। तो डिस्क्राइब इमेज थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हो, बट ये भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। सपोज़ ये नया है, ये वाला ट्राई करते हैं, ये मैंने देखा हुआ है। तो डिस्क्राइब इमेज में आपके सामने इस तरह का कोई ग्राफ आ सकता है या फिर कोई इमेज आ सकती है, कोई लाइन चार्ट आ सकता है, किसी भी तरह की कोई फ़ोटो आ सकती है। आपको इसके बारे में 40 सेकंड बोलना है। आपको 15-20 सेकंड मिल जाएंगे इसके बारे में सोचने के लिए, बट देन आपको 40 सेकंड इसके बारे में बोलना है। अब 40 सेकंड में मैं इसको पहले स्टॉप कर देती हूँ। 40 सेकंड में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है इसके टाइटल के साथ कि ये ग्राफ क्या शो करता है। देन जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये द टैक्सेशन बाय कंट्रीज़, पेरोल एंड सुपर एन्यूएशन, रिसेंट ईयर्स, देन वाई एक्सिस पे ये कंट्रीज़ लिखी हुई हैं, एक्स एक्सिस पे ये अमाउंट लिखा हुआ है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। ये बेसिक सी चीज़ें ही आपको बतानी है, उसी में आपके 40 सेकेंड्स ख़त्म हो जाते हैं। देन इसी ऐप के जब आप होम पेज पे जाते हो तो इन्होंने एक टेम्पलेट भी दी हुई है डिस्क्राइब इमेज के बारे में, जो मैंने देखी थी अभी। तो इसमें इन्होंने कुछ लाइंस दी हुई हैं कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, बाय हैविंग अ क्लोजर लुक एट द पिक्चर आई कैन सी अ नंबर ऑफ थिंग्स इन द इमेज, एज आई हैव टू डिस्क्राइब इट फॉर 40 सेकेंड्स आई विल स्टार्ट विद द टाइटल ऑफ द पिक्चर। द टाइटल इज़, टाइटल आप बता सकते हो ये वाला टाइटल जो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मैनी इंटरेस्टिंग वर्ड्स, अगर कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं उस इमेज में तो उनके बारे में बता सकते हो। इमेज ऑल्सो हैज़ सम सिग्निफिकेंट नंबर्स, ईयर्स, तो इन लाइन्स को भी आप पढ़ सकते हो। बेसिकली दिस कैन हेल्प यू थोड़ा सा टाइम को कवर करने के लिए अगर आप नहीं बोल पा रहे हो। तो इस इमेज में जैसे हम देख रहे हैं कि ये पूरा टाइटल है कि हमारे सामने एक बार ग्राफ है जिसमें कंट्रीज़ का कुछ टेक्स्ट शो किया हुआ है। वाई एक्सिस पे यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम है। फर्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इज़ ऑस्ट्रिया, देन बीच में नाम नहीं दिए हुए, सेवेंथ इज़ डेनमार्क एंड देन दिस इज़ द एवरेज लाइन। अमाउंट दिखाया हुआ है 16.6% जो कि मैक्सिमम है। तो 40 सेकेंड्स ट्राई करते हैं रेंडमली, ठीक है। रीस्टार्ट। The given image shows a bar graph which is about the taxation by countries to payroll and superannuation for recent years XXX. The y-axis shows the countries. First one is Australia, second is Austria, seventh is Denmark, and the last line shows the weighted average of all of these. On the x-axis, the graph is showing the amount which is around 16.6% maximum. Represented by the countries Australia and Austria. The country Denmark is at the lowest, whereas the weighted average lies somewhere between 15%. It is clear from the graph that the lines are represented by red, pink and grey color. So the countries ख़त्म हो गया, ठीक है, इतना ही बोला जाता है। तो मैं इसको अगर सबमिट करूँ तो द स्कोर इज़ अराउंड 73 out of 90। ये इससे पहले मैंने ट्राई करे थे तो 79-59 के आसपास स्कोर था। तो इस तरह से आपको बोलना होता है। अब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इस पूरे ग्राफ का कोई लॉजिक बनना चाहिए कि भाई आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, मतलब क्या कुछ है ना। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि इसकी जो चेकिंग है वो कंप्यूटर कर रहा है, सारा कंप्यूटर बेस्ड है। एंड कंप्यूटर बेसिकली क्या चेक करता है
कि जो इसमें कीवर्ड्स हैं जो इन्होंने लिखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, एवरेज टैक्सेशन 16.6%, या फिर जो कलर्स हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इन सारी चीज़ों को आपको बोलना है 40 सेकंड में। चाहे आप सही बोलो गलत बोलो, कोशिश तो यही करनी है कि आप सही बोलो, बट आपको ये सारे वर्ड्स कवर करने हैं। लॉजिक के पीछे नहीं जाना है, आपको लगातार बोलना है। वर्ड्स अगर ख़त्म हो गए हैं तो शुरू से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉज मत लेना, फ्लुएंसी के साथ बोलना, और जो वर्ड्स इसमें सारे लिखे हुए हैं वो सारे कवर करना। बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है स्पीकिंग में, ये फॉलो करके भी। देन आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्राइब इमेज के भी आपके पास 3 से 4 इमेजेस आ सकती हैं एग्जाम में। ये हो गए आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। देन आता है आपका रिटेल लेक्चर। तो रिटेल लेक्चर में आपको बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे आपके पास अराउंड 1 मिनट 13 सेकेंड्स की 1 मिनट 13 सेकेंड्स के आसपास आपकी रिकॉर्डिंग चलेगी। आपको पेन पेपर मिलेगा, आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो कुछ वर्ड्स। देन आपको टाइम मिलेगा, आपको उसके बारे में अराउंड 40 सेकेंड बोलना है, ठीक है। अब 1 मिनट की रिकॉर्डिंग में आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप बहुत सारे वर्ड्स भी लिख सकते हो, आप बहुत सारे सेंटेंस भी लिख सकते हो 40 सेकेंड के बारे में। एंड देन जैसे चाहो आपको उसको फ्रेम करके उसको एक तरह से एक पैराग्राफ बना के बोलना है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग मैं प्ले करती हूँ। Okay, so this is the big benefit of a universal philosophy. It says it applies to everybody. Well, looks, that doesn't, 205 or 206 countries in the world, and you've got something that applies to everybody. It's a bit strange, isn't it? No, it says liberal theory. There are some value structures that apply to all of us. You couldn't have the United Nations without it. It couldn't tell you that the Universal Declaration of Human Rights without this idea of values that apply to all of us just because we are humans. Now, the idea is to test that as well. Why is sport universal? Why does everybody play football? It's because the values are specified at a very thin level at the top. There are these rules and we all have to abide by just these rules. But there are lots of things about football that aren't rules specified. So Brazilian football is different from Italian football, from British football, from German football, from Spanish football. It's culturally specific, but acknowledges that there are these universal general rules that apply to everybody. तो ये मैंने लिख लिए हैं कुछ लाइंस, अभी के लिए मैं इसको स्टॉप ही करूँगी। तो मैंने कुछ लाइंस लिख लिए हैं, कुछ अजीब सी राइटिंग में, बट जितना मेरे से हो पाता है मैं 3-4 वर्ड्स हर लाइन से लिख लेती हूँ। एंड देन आपको 4 से 5 सेकंड का ही टाइम देता है, एंड देन माइक स्टार्ट हो जाता है खुद से, ठीक है। तो मैं इसको रीस्टार्ट करके ट्राई करती हूँ बोलने का जितना भी हुआ है। रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट इन 5 seconds. There is a big benefit of universe of philosophy. It is that it applies to everybody. There are around 206 countries in the world, which says the liberal theory. The United Nations is also one of them. It is universal and it applies to all. It can be applied to all of us humans. The idea is to test why everybody plays football. We have to abide some rules. Why Brazilian football is different from British football, from German football, and from all of that. But the only point is that universe of philosophy applies to everybody. It is according to the liberal theory and all of the 206 countries. तो ये पहले मैं इसको स्टॉप करके इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो स्कोर आप देख सकते हो, स्पीकिंग का अराउंड 82 है आउट ऑफ 90, लिसनिंग का 90 और 90। अब देखो, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सही बोला या मैंने सारी लाइंस लिखी। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि 25 से 30 सेकंड ख़त्म होते मेरी ये सारा सब कुछ ख़त्म हो गया था, लाइंस ख़त्म हो गई थी। देन मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया, बट मैं रुकी नहीं, मैंने पॉज नहीं लिया, मैं अटकी नहीं। देन कुछ वर्ड्स ऐसे थे जैसे मैंने सिर्फ लिखा है सेज लिबरल थ्योरी,
अब इसकी लाइन आपको खुद से बनानी है. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लिबरल थ्योरी दैट दिस हैपन्स, एंड देन उसमें कोई भी ऊपर नीचे की लाइन लगा दो. तो कुछ भी आपको इसमें गड़बड़ करके या जैसे भी, बस आपको रुकना नहीं है, आपको वर्ड्स सही बोलने हैं, और जो वर्ड्स आपने लिखे होंगे उसमें से देख के आपको उनकी लाइंस फ्रेम करनी है और 40 सेकेंड उसके बारे में लगातार बोलना है. एंड स्कोर आप देख सकते हो, द स्कोर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. तो इस तरह से आपको रिटेल लेक्चर्स डील करने होते हैं. इसके भी आपके पास आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं. देन आपके पास स्पीकिंग का लास्ट पार्ट बचता है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन. तो ये मेरे से कभी भी होता नहीं है वैसे, क्योंकि अजीब ही चीज़ें पूछते हैं. सुन लो तुम. What is the water flowing steeply down a cliff called? वाटर, पता नहीं मुझे आंसर इसका. व्हाट इज़ द, मतलब ये अपने दिमाग से कोई जीके टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि जो वाटर ऐसे फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं. तो मुझे नहीं पता, इसको मैं ऐसे ही सबमिट कर देती हूँ. बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से इजी होते हैं. What is the time between sunrise and sunset called? आफ्टरनून. अब ये रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं दिखाएगा ये मुझे मेरे. हाँ, तो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के भी आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग. स्पीकिंग में आपको ये 5 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, सबके 3-3 4-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. कैसे आपको डील करना है ये मैंने आपको बता ही दिया. आपको किसी भी पार्ट में पीटीई के लॉजिक नहीं लगाना है. उस चीज़ की सेंस बने ना बने, आपको लगातार बोलना है, बस बोलते रहना है, और जितना हो सके उस टॉपिक से रिलेटेड बोलना है. दैट्स ऑल. तो इसकी स्पीकिंग मुझे लगता है काफ़ी हद तक आइल्स की स्पीकिंग से इजी होती है एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होती है. बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है. तो ये हुआ हमारा पूरा स्पीकिंग वाला पार्ट. देन आते हैं हम राइटिंग पे. राइटिंग में सिर्फ 2 ही टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट और राइट एसे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले के साथ, समराइज रिटन टेक्स्ट. तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपके पास ये पूरा पैसेज है, आपको 10 मिनट मिलते हैं. इसको पढ़ के इसकी एक समरी बनानी है, और उस समरी में सिर्फ एक लाइन होनी चाहिए. लाइक 2-3 लाइन की समरी नहीं होनी चाहिए, बस एक ही लाइन में आपको फिनिश करनी है इसको पढ़ के 10 मिनट में. अब 10 मिनट में अगेन यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं लगा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको पढ़ के आइडिया ले लोगे, ठीक है. देन आपको कोशिश करनी है कि उस एक लाइन में ना जितना ज़्यादा हो सके आप इस पूरे पैसेज के वर्ड्स इंक्लूड कर पाओ, जो मेन वर्ड्स हैं. विमेन, मैन, फार बिहाइंड, इनइक्वालिटी इन यूके, गर्ल्स हैड बेटर रिजल्ट्स दैन बॉयज़, 44% एज ग्रुप 2006 2007, जितना हो सके, ठीक है. मेन वर्ड्स उठाओ, उनकी एक लाइन बनाओ. और एक बढ़िया तरीका होता है, स्टार्टिंग की 2 लाइन्स उठा लो, लास्ट की 2 लाइन्स उठा लो, बीच में सारे कीवर्ड्स ऐड कर दो, कुछ कनेक्टर्स लगा के, एंड, और, बट, बिफोर. फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है. लाइन एक ही रहनी चाहिए, फुल स्टॉप नहीं लगाना है. और इस पूरे को किसी तरह से एक लाइन में कंपाइल कर दो. 10 मिनट काफ़ी होती हैं. देन आप यहाँ पे सबमिट करके अपना स्कोर देख सकते हो. अभी तो मुझे लग रहा है ये नहीं दिखाएगा. तो इस तरह से आप करते हो ये समराइज वाले क्वेश्चंस को, ठीक है. 10-10 मिनट आपको मिलेंगे. आई थिंक 1 या 2 या 3 आते होंगे पैसेज, और उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हो. दूसरा पार्ट जो राइटिंग का होता है वो होता है आपका राइट एसे, जिसमें आपको एसे लिखने होते हैं. ये आई थिंक अब 2 एसे आते हैं, 2 आपको लिखने होते हैं. एंड ये भी एक नया है, चलो ठीक है, जो भी है. आपको 20 मिनट मिलते हैं. 20 मिनट में आपको 200 से 300 वर्ड्स का एक एसे लिखना होता है. शुड ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस टेक द प्लेस ऑफ टेक्स्ट बुक. कि जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज आ रहे हैं, कि आजकल हम बुक से पढ़ने की बजाय कंप्यूटर से पढ़ते हैं, ई बुक से पढ़ते हैं, तो क्या ये पूरा सब कुछ ऑनलाइन हो जाना चाहिए, बुक्स की बजाय हमें सब कुछ ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, या फिर नहीं, ठीक है. सिर्फ इतना इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है. तो आप कैसे डील करते हो, सबसे पहले पैराग्राफ में आप समझा दो कि ऑनलाइन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, बुक्स क्या चीज़ है, ठीक है. आज के टाइम में कौन सी चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, पहला पैराग्राफ हो गया. दूसरे में आप बात कर सकते हो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. पहले ऑनलाइन रिसोर्सेज को उठा लो कि कंप्यूटर से पढ़ने के क्या एडवांटेजेस हैं,
एडवांटेज ये है कि आप कहीं भी कैरी कर सकते हो कंप्यूटर को, आपको हैवी हैवी बुक्स नहीं ले जानी पड़ती, आपको स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। ये आप एडवांटेजेस में लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हो कि आई साइट वीक होती है, कुछ भी बीमारियां हो जाती हैं लगातार बैठे बैठे, या फिर एडिक्शन हो जाता है, या फिर कुछ भी ऐसे डिसएडवांटेज लिख सकते हो। देन टेक्स्ट बुक पे जब आप आते हो तो लाइक थर्ड पैराग्राफ बन जाएगा, तो आप बुक्स का इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सकते हो कि बुक से पढ़ने से हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, हमको ज़्यादा याद होता है जब हम बुक से पढ़ते हैं, एंड इन सारी चीज़ों के बारे में। डिसएडवांटेज आप यही बता सकते हो कि आप बुक्स को हर जगह कैरी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए इनको कैरी करने के लिए, ऐसा करके। और लास्ट के पैराग्राफ में आप बता सकते हो कि भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और किसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह से आप एक पूरा ऐसे बना सकते हो। इसमें भी मैं ये कहूँगी कि ये आइल्स वाली राइटिंग से ज़्यादा स्कोरिंग होता है, बिकॉज इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक वगैरह नहीं ढूंढना, सिंपल इंग्लिश यूज़ करो, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन आप एक चीज़ और, पता नहीं कहाँ गया, एक चीज़ और, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, वो ही वर्ड्स यूज़ करना जिसकी स्पेलिंग के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे से श्योर हो। ऐसा मत करना कि कोई टिपिकल सा वर्ड यूज़ करने के लिए कुछ गलत वर्ड लिख दो, क्योंकि इसमें मार्क्स कटते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग है तो वो ये तो नहीं देखेगा कि आपने कितना लॉजिकल लिखा है, कितना ज़्यादा आपको लिखना चाहिए था, आपने उतना अच्छे से नहीं लिखा, ये सब तो नहीं देखेगा। ये क्या देखता है, आपकी स्पेलिंग्स, आपकी ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना पा रहे हो तो ही बनाओ, नहीं बना पा रहे तो मत बनाओ, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओ। ऐसा ना हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के चक्कर में मार्क्स कट जाए, कुछ गलत सेंटेंस लिख दो, ठीक है। पूरे इस एग्ज़ाम में आपको यही चीज़ माइंड में रखनी है कि ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग हो रही है। तो कंप्यूटर क्या चेक करता है, हमारी ग्रामर चेक कर सकता है, हमारी स्पेलिंग्स चेक कर सकता है, हमारे कॉमा फुल स्टॉप चेक कर सकता है। देन कुछ कीवर्ड्स, जैसे मान लो कि ये टाइटल जो पूरा लिखा हुआ है इसमें कुछ वर्ड सेव हैं, तो ये चेक कर सकता है कि आपने एस्से में उसमें से कितने वर्ड इंक्लूड करे हैं। तो कोशिश करो कि टाइटल के सारे वर्ड्स को कहीं ना कहीं फिट कर दो पूरे एस्से में। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको स्कोर करने में, लाइक अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो स्पीकिंग और राइटिंग के बारे में इतना ही है। एंड लास्ट में यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आप अच्छा स्कोर कर पाओगे इस पूरे एग्ज़ाम में। सो आने वाली कुछ वीडियोस में बात करेंगे रीडिंग और लिसनिंग के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। एंड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।